दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम थ्रीवेज मीडिया के माध्यम से बिहार चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए और उसके निकाल परिणाम भी आ चुके हैं, उसके परिणाम जो निकाल बिहार विधानसभा चुनाव के जो निकल कर आए हैं, तो उससे देश में एक अचंभा भी है और इसका विश्लेषण भी जारी है। लेकिन सही मायने में अगर हम इसको देखें, बिहार चुनाव जो है तो लगभग 1957 से या उसके बाद 1967 के बाद जो है वहां पर समाजवादी राजनीति पनपी और समाजवादी राजनीतिक दल का आज तक वहां पर माहौल रहा। हालांकि अभी आज जिन्होंने रिजाइन किया अपने पद का, इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद का, वो नीतीश कुमार भी समाजवादी मूवमेंट से जुड़े हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पक्ष को 85 सीटें जरूर मिली है, लेकिन क्या ये समाजवादी राजनीति का पराभव है? अगर ऐसा है तो क्या आने वाले दिनों में विचारधाराओं वाली जो राजनीति है, क्या उसका दौर समाप्त हो चुका है? इससे पहले अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में बनी, जिसने पूर्ण बहुमत की सत्ता भी हासिल की थी 2007 में, लेकिन उसके बाद वो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में भी ढहती गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो गुंजाइश अब भी बची हुई है इस पॉलिटिक्स की, लेकिन बिहार चुनाव के परिणामों ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया है। तो इसी विषय को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे मेहमान जो है वो 1972 के आईपीएस कैडर है, भारत के उत्तर प्रदेश के पुलिस महासंचालक के पद से वो सेवानिवृत्त भी हुए और विचारों में वो बहुत बढ़ चढ़ के उनका हिस्सा होता है और एक राजनीतिक दल का वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। माननीय आर.एस. दारापुरी सर जी, आपका थ्रीवेज मीडिया में स्वागत। धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम अभी घोषित हुए हैं हाल ही में, उन परिणामों पर आपकी सबसे पहली टिप्पणी क्या होगी? इसमें देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो दलित वोट है उसका लगभग 49% के करीब जो है वो इनको गया है, एनडीए को गया है, एनडीए को। और जो बाकी वोट है उसका 30 से 35% जो वोट है वो महागठबंधन को गया है। और जो शेष वोट है वो जो बाकी पार्टी थी पासवान की, ये जो है, और जो अपने मांझी उनको गया है। तो इसमें इनको वोट गया है। अच्छा, इसमें अगर आप, एक तो ये हो गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोट है वो एनडीए को गया है, महागठबंधन को काफी कम वोट गया है। और जो बाकी वहां पर बिहार में जो नॉन पासवान, नॉन रविदासिया जो वोट था, वहां दुसाध वोट है, पासवान वोट है, दुसाध वोट है, रविदास वोट है और अन्य जातियों को वोट है। तो ये जो नॉन दुसाध और नॉन पासवान जातियां थी, उनका जो वोट है पार्टियों में थोड़ा बटा। तो एक सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि इस चुनाव में दलितों का जो बहुमत वोट है वो एनडीए को गया है, एनडीए को गया है। ये एक स्पष्ट बात दिखाई देती है। ये जो सटीक टिप्पणी आपने की है कि दलितों का जो ज्यादातर वोटिंग है, या आपने जो कहा उसकी परसेंटेज जो कही 49% वो एनडीए को गया है, क्या ये वोट जो एनडीए को गया है, तो इससे पहले भी विगत 20 साल से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री है और उनकी भाजपा से अलायंस भी है और चिराग पासवान भी भाजपा के साथ है, जो दलित वोट के नुमाइंदे माने जाते हैं। क्या ये वोट पहले से ही एनडीए या भाजपा जैसे राजनीतिक दलों की ओर आकर्षित हो चुका है रामविलास पासवान जी के दौर से ही, या अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है? क्या वजह हो सकती? देखिए, एक तो जो रामविलास पासवान वाला वोट है वो पहले से ही जो पासवान उपजाति है बिहार की, वो पासवान के साथ रहा है, वो अभी भी ज्यादातर उसी के साथ रहा है। और जहां इसके पासी के वो अपने कैंडिडेट नहीं थे, वहां वो वोट जो है वो एनडीए को गया है। अच्छा, दूसरा जो है रविदासी वोट जो था और दुसाध वोट जो था वो आरजेडी को जाता था, वो अभी ज्यादातर वो वोट जो है आरजेडी को गया है। तो ये जो वोटों का बंटवारा है, इसमें आरजेडी का वोट बैंक, दलित वोट बैंक कम हुआ है और वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि एनडीए ने जो सो कॉल्ड दलित पार्टीज है, जैसे ये पासवान वाली पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, और ये मांझी की हिंदुस्तान अवामी वो पार्टी थी, तो उसके कारण भी जो जहां इन पार्टियों के कैंडिडेट नहीं थे, वहां का वोट भी जो है वो एनडीए को चला गया। तो इस तरह से जो आरजेडी का वोट बैंक था, जो दलित वोट था, खासतौर से दुसाध
और रविदास वाला, वो यहाँ से कम होकर वो एनडीए को और जो उसके साथ जुड़ी जो पार्टियां थी, रामविलास पासवान वाली पार्टी जो थी, लोक जनशक्ति पार्टी, और वो अवामी पार्टी जो थी, उनको वोट चला गया। इसमें शिफ्टिंग हुई है, वोट शिफ्ट हुआ है एनडीए की तरफ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि दुसाध और अन्य जो भी जातियां है जो शेड्यूल कास्ट में आती है, पासवान पासी छोड़कर बाकी शेड्यूल कास्ट जो जातियां है हो एनडीए के विरोध में होती थी, लेकिन अब वो काफी हद तक शिफ्ट हो चुके। लेकिन अगर हम भारत का अगर वास्तव देखें, देश का अगर वास्तव देखें, तो हर स्टेट में कोई एक शेड्यूल कास्ट ऐसी जाति है जो अम्बेडकराइट विचारधारा पर चलती है। तो क्या बिहार में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो शेड्यूल कास्ट के नेता चलाते हो या अन्य कोई नेता चलाते हो जो अम्बेडकराइट मतदाताओं के रूप में जाना जाते हो? ऐसी राजनीति उभर कर बिहार में कभी आई है? अगर नहीं है तो अब भी इस बार भी क्यों नहीं वो उभर पा रही है? हाँ, ये बात एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिहार में अभी तक कोई भी सो कॉल्ड अम्बेडकराइट दलित पार्टी जो है वो अस्तित्व में नहीं है। वहां पर पासी जो है वो पासवान के साथ चले गए हैं, दुसाध जो है वो आरजेडी के साथ थे, रविदासिया जो थे वो आरजेडी के साथ थे। तो वहां पर अम्बेडकराइट पार्टी का बिल्कुल अभाव है, एब्सेंस है, वहां पर कोई भी अम्बेडकर पार्टी नहीं है। अच्छा, बाकी जो कुछ दलितों का एक काफी हिस्सा जो है वो जो सीपीआईएमएल जो है उस पार्टी के साथ भी गया है, उन्होंने उनके साथ जुड़ा है, उनको उन्होंने वोट दिया। तो अम्बेडकराइट पार्टी का अस्तित्व जो है वो बिहार में अभी तक कहीं भी उभर कर सामने नहीं आया है। बिल्कुल, ये एक विचारधारा की जो राजनीति होती है जो बिहार में राम मनोहर लोहिया के जमाने से एक पनपी और 1967 में उस राजनीति की सत्ता भी बिहार में बनी और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक समाजवादी नेता ही बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाले हैं। तो क्या समाजवादी विचारधाराओं पर चलने वाले इन नेताओं के राजनीति में क्या अम्बेडकराइट विचारधारा को बिहार में पनपने नहीं दिया गया या सारे शेड्यूल कास्ट जो है या दलित जो है उनके लिए समाजवादी विचारधाराओं के तहत कुछ काम भी हुआ? क्या असली वजह है? देखिए, एक तो अगर हम ले तो शुरू की जो राजनीति थी जब कांग्रेस का दौर था उस समय बाबू जगजीवन राम जी जो है वो सबसे बड़े नेता थे बिहार के। तो उस दौर में जो दलित थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। अच्छा, उसके बाद ये रामविलास पासवान का उदय हुआ, उनकी जो राजनीति थी वो बिल्कुल अम्बेडकराइट राजनीति नहीं थी, वो तो जातिवादी राजनीति थी और उसकी राजनीति स्वर्णों पर आधारित थी। ये आप जानते होंगे, एक तरफ कहा जाता था कि उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से अपनी सीट जीती थी, परंतु वो जो वोटें थी उसमें स्वर्ण वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो वो उसको आप अम्बेडकराइट पार्टी नहीं कह सकते। इस जवाब पर मैं आपकी ही एक जो राय आपने जो लिखी दी है कि आपने जो एक बात कही है कि अम्बेडकराइट राजनीति जो है तो 1936 में वो इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी है उसके तहत उसने कभी जाति की राजनीति नहीं की। आरपीआई के तहत जाति की राजनीति बाबा साहब ने कभी नहीं की, केवल मात्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब वो जरूरत पड़ी तब ही जाति की राजनीति हुई। तो क्या रामविलास पासवान की जो राजनीति है वो बाबा साहब की विचारधारा पे नहीं थे, ऐसा आप मानते हैं? जी जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित नहीं थी। वो जैसे होता है एक जाति आधारित राजनीति थी जिसमें स्वर्णों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, हाई कास्ट का बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि रामविलास पासवान बिहार में ज्यादातर जो काम करते थे वो स्वर्ण जातियों का करते थे। जो उनका एक दलित नेता के तौर पर तो एक नाम था, परंतु उनकी राजनीति बिल्कुल प्रो दलित नहीं थी। वो था कि सत्ता की राजनीति थी जिसमें स्वर्ण लोग जो है उनको सपोर्ट करते थे और इसीलिए रामविलास पासवान का कोई कभी दलित एजेंडा ना पहले था और ना आज जो चिराग पासवान है ना उसका कोई दलित एजेंडा है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो राजनीति की है एक व्यक्ति के तौर पे किया है, उसने पूरे समाज को अम्बेडकराइट राजनीति की ओर ना तो खुद उस पर चले और ना समाज को प्रेरित किया रामविलास पासवान ने। बिल्कुल सर, मैं अभी बिहार के जो राजनीतिक चुनाव परिणाम जो है वो बिहार की राजनीति विगत 50 साल से भी ज्यादा वो समाजवादी विचारधाराओं के तहत जिताती थी चुनाव में, लेकिन इस बार पहली बार
इस तरह से निकाल जो परिणाम जो है वो कहीं एक बीजेपी गठबंधन को तो जय गए हैं एनडीए को, लेकिन बीजेपी उस पर मुखर कर आई है। तो क्या इस चुनाव परिणामों का एक ये जो नतीजा दिख रहा है हमारे सामने, ये किस वजह से है? कई लोग अनेक संदेह की नजर से इस निकालों को, इस परिणामों को देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो जो बिहार में समाजवादी राजनीति जो कहा जाता है और जिसमें सामाजिक न्याय की बात की जाती है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है, उसमें प्रैक्टिस में जब आरजेडी की सरकार थी तो उस समय दलितों को उस तथाकथित सरकार का कोई खास लाभ नहीं हुआ। दलितों के ऊपर उसी तरह के अत्याचार होते रहे, कई कांड हुए। और दूसरा, जो तथाकथित चाहे अपराधी थे या दूसरे प्रभावशाली लोग थे जो अन्य जातियों के थे, उनको आरजेडी की जो लालू प्रसाद यादव जी का दौर था उनको ज्यादा प्रमुख स्थान मिला और कोई दलित एजेंडा जो है बिहार में लागू नहीं हुआ। इसीलिए कहने को तो वो समाजवादी पार्टी थी और सामाजिक न्याय की सरकार थी, परंतु वास्तव में वहां कोई दलित एजेंडा नहीं था। वो सामान्य जैसे एक राजनीतिक सत्ता होती है, उसी प्रकार की लालू प्रसाद यादव की भी राजनीतिक सत्ता थी, जिसमें दलितों को कोई ऐसा लाभ हुआ ही नहीं, ना दलितों के पक्ष में कोई इस प्रकार की नीतियां ही बनाई। बिल्कुल सर, जब लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो ऐसा माना जाता था कि सरंजामी ताकतों जो है, या 67 में ही मान लीजिएगा, तब से तो सरंजामी जो ताकतें हैं वहां की, जमींदार जो है, तो उनके खिलाफ वो जीत मानी जाती है। लेकिन कल जो चुनाव परिणाम हासिल हुए उससे यह भी कहा जाता है कि बिहार की राजनीतिक सत्ता फिर से जमींदारों की ओर जाती हुई नजर आ रही है। तो इसमें कहां तक सच्चाई आपको लगती है और क्यों लगती है? नहीं, ये बात तो सही है। जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में भी जो तथाकथित माफिया थे या अपराधी थे, उनको काफी जगह जो है इनकी सरकार में, पार्टी में दी गई, जिसके कारण इतना तो हुआ कि जो आपके ठाकुर थे और दूसरा ये आपके भूमिहार थे, इनके खिलाफ तो एक दूसरा काउंटर पक्ष खड़ा तो हुआ, इतना तो कह सकते हैं। परंतु जो दलितों को जो एक संरक्षण मिलना चाहिए था और राजनीतिक सत्ता का जो एक लाभ मिलना चाहिए था, वो दलितों को नहीं मिला। वो तो ये हुआ कि एक जो आप अपराधी पक्ष कहिए या दबंग पक्ष कहिए, वो थोड़ा कमजोर हुआ, उसके मुकाबले में उसी प्रकार का दूसरा पक्ष खड़ा हो गया, जिसके कारण जो दलित हैं वो दोनों के बीच में पिसे और दलितों को कोई ठोस लाभ उस राजनीति का नहीं हुआ उस दौर में। तो क्या अभी ये जो सत्ता अभी बनी है या बन रही है, इसमें भी दलितों का पीसना तय है या सरंजामी ताकतें और ताकतवर हो जा रही है? क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें तो स्पष्ट है ही कि जो एनडीए है उसके जो घटक हैं, उसके अंदर जो लोग आए हैं वो उसी मानसिकता के हैं जो पहले दलितों का उत्पीड़न करते रहे हैं। तो ये इससे ये जो अब सत्ता आई है, इससे उन ताकतों के दोबारा मजबूत हो जाने का खतरा है और दलितों को उसमें जो है फिर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। और ये जो कोई आरजेडी कोई उस तरह से उनको कोई बहुत रिलीफ नहीं दे पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जहां जहां पर सीपीआई एमएल का क्षेत्र है, अब इस बार उनके 2 विधायक ही जीते हैं, पिछली बार 6 विधायक थे, तो वहां पर दलितों को एक संरक्षण पहले भी मिलता रहा है, वो अब भी मिलेगा। पर जो बाकी क्षेत्र है वहां पर दलितों को कोई खास संरक्षण मिलने की संभावना मुझे नहीं लगती है। हाँ सर, मैं एक बिहार नतीजा जो है, चुनाव परिणाम जो आए हैं, तो इस पे बहुत सारे विशेषज्ञ, पत्रकार, राजनीतिक दल एक संदेह की नजर से देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि चुनाव आयोग की इस पर अहम भूमिका रही है और इस मामले में जिस तरह से ये एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई है, ये जीत की वजह क्या आपको लगती है? क्या सही मायने में ऐसा कुछ भी हुआ है या असलियत में वो जीत है? क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो ये बात तो स्पष्ट है कि जो चुनाव आयोग है वो एनडीए के पक्ष में काम कर रहा था। जिस तरह से उसने वो एनडीए को ये वाला जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालने वाला वो अलाउ किया, उसके बाद उसने चुनाव घोषणा की और फिर चुनाव के दौरान भी उनके खातों में पैसा डालने की
मतलब डाला गया, उसे प्रभावित किया। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, और दूसरा ये जो एसआईआर हुआ है, इसमें बहुत सा जो वास्तव में पहले वोटर थे उनके नाम कट जाने से भी ये बड़ी संभावना है कि ये जो महागठबंधन का जो ये जो था, उनका काफी सारा जो वोटर का हिस्सा है वो उसमें कट गया। और चुनाव जो जैसा आप देखते हैं कि 6 तारीख को वोटिंग करवाता है, उसके बाद फिर 11 तारीख को वोटिंग करवाता है, बीच में 5 दिन का टाइम जो है वो दिया जाता है, और जिसमें बहुत कुछ होता है और हुआ है। पहले मैं तो सर्विस में रहा हूं, पहले एक चुनाव के दिन और दूसरे चुनाव के दिन में 2 दिन का अंतर रहता था। उसमें क्या था कि एक फोर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह 2 दिन में चली जाती थी और वो जगह ले लेती। अब तो उसमें हफ्ता भर कितने कितने दिन दे दिए जाते हैं, जिससे जो सत्ताधारी पार्टी है उसको मतलब जो है मैनिपुलेट करने का मौका मिलता है। अच्छा, इसमें एक महागठबंधन की हार का एक कारण ये भी है कि नीतीश का एक तो जो महिलाओं के बीच में पकड़ है वो आज से नहीं, काफी लंबे समय से है कि उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और जीविका दीदी के माध्यम से, और फिर इधर जो है 10,000 रुपया उनके खाते में डालने से उन्होंने महिलाओं को प्रभावित किया, और जिसका नतीजा आपको दिखता है कि महिलाओं का जो वोटिंग का परसेंटेज था वो पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा था। एक फैक्टर तो ये रहा। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये रहा कि महागठबंधन ने जो घोषणाएं नहीं की, जो चुनावी एजेंडा भी बनाया, उस एजेंडे से आम लोग सहमत नहीं हो पाए, मतलब विश्वास नहीं बन पाया। इन्होंने कहा, चिराग पासवान गठबंधन ने कहा कि हम हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, परंतु वो नौकरी कैसे देंगे? वो नौकरी देने के लिए जो खर्चा आएगा वो पैसा कहां से आएगा, ये नहीं बताया। तो इसीलिए लोगों ने ये माना कि ये एक वैसी घोषणा है जैसी कि चुनावों में घोषणा होती है। अगर महागठबंधन ने ये कहा होता कि हम नौकरी देंगे और उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, जो कारपोरेट है या जो बड़े पूंजीपति है, हम उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगा के हम पैसा लाएंगे और उससे हम आपको जो है सरकारी नौकरी देंगे, और या आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो वो बात जो है ना कांग्रेस ने कही कि उसका संसाधन कहां से आएंगे। वादा तो आप कर दीजिए, चुनाव में तो बहुत वादे किए जाते हैं, परंतु आम आदमी को यह भी लगना चाहिए कि वो वादा वास्तव में बिहार में अमल में आ पाएगा, वो मतलब प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो एक तो ये आम लोग कन्विंस नहीं हुए ये आरजे महागठबंधन के इस नौकरी के वादे से। अच्छा, दूसरा जो है, बाकी इन्होंने कुछ ऐसा एजेंडा मतलब नहीं मतलब किया जो कि बाकी लोगों को अपील करता। महिलाओं को तो खैर अपील किया, वो उनके साथ आ गई। तो ये जो इनका अपना चुनावी घोषणा पत्र था महागठबंधन का, उसमें लोगों का विश्वास नहीं जमा। और दूसरा ये हो गया कि एक धारणा ये बन गई कि भाई अगर यही सरकार बनी रहेगी तो ये 10,000 रुपया और उनके खाते में आ जाएगा, जहां जो मिलता वो मिलता रहेगा। और ये इस बात की भी शंका मतलब रही कि भाई अगर ये सरकार बदल गई तो हो सकता है ये सारा बंद हो जाए। तो ये जो परिस्थितियां थी कि महागठबंधन जो है वो अपने एजेंडे को एजेंडे में आम लोगों का विश्वास पैदा नहीं कर सका, और जबकि बीजेपी ने पैसे के माध्यम से, बाकी विश्वास के माध्यम से लोगों का विश्वास जीता, जिसके कारण जो है ये महागठबंधन को इतना बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल। मैं जिस तरह से आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार जी है, इनकी महिलाओं में काफी अच्छी पकड़ है, लेकिन अगर उत्तर भारत या भारत की भी एक संस्कृति हम अगर देख लेते हैं तो ज्यादातर उत्तर भारत का जो सांस्कृतिक जो माहौल है कि परिवार के पुरुष सदस्य जब तक वोटिंग को नहीं निकलते या किसी काम को बाहर नहीं निकलते तब तक महिला भी नहीं निकलती है। तो क्या ऐसी वजह, जो चुनाव आयोग ने जो कहा कि सेकंड दौर में, पहले दौर में तो केवल 1.5% महिलाओं का वोट ज्यादा लगा, लेकिन दूसरे दौर या दूसरे चरण में उन्होंने जो घोषणा की वो लगभग 8% पुरुषों से ज्यादा है। तो क्या ऐसा माहौल है उत्तर भारत में कि परिवार के पुरुष सदस्य जाने से भी पहले या उनके न जाने के बावजूद महिला सदस्य वोटिंग को चली जाएगी, इस तरह का माहौल है? जी, बिहार की स्थिति जो है बाकी राज्यों से भिन्न है। वो इसलिए भिन्न है कि वहां के ज्यादातर पुरुष जो हैं वो अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में वो नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं। पीछे घर को पूरी संभालने की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं की होती है। और नीतीश ने 2006 से ये वाला जो महिलाओं का
उनको जीविका दीदी जिनको कहते हैं, या उनके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण किया, और उससे महिलाओं ने छोटे छोटे अपने धंधे शुरू किए, छोटी दुकानें की, वो इस तरह से किया। तो उस तरीके से बिहार में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से काफी स्वतंत्र दिखाई देती है, क्योंकि उनकी घर की परिस्थिति ऐसी है, पुरुष बाहर रहते हैं तो पीछे महिलाओं को सब कुछ संभालना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो महिलाएं हैं वो पुरुष के ना चाहते हुए भी वो अपनी मर्जी से वोट कर सकती है, और उन्होंने वोट किया है। ये बिहार की स्थिति है। बिल्कुल भी। लेकिन सर, इससे पहले आपने जो बात कही कि नीतीश यादव ने जो वादे किए थे या महागठबंधन ने जो वादे किए चुनाव में कि हम हर घर में एक नौकरी जरूर देंगे, और ये बात भी कही थी कि सरकारी नौकरियों में भी जगह देंगे, कॉर्पोरेट में भी जगह देंगे, इस तरह की बात कही थी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया गया, ऐसा आपका कहना है। लेकिन 2014 से अगर हम भारत की राजनीति देखें तो चुनाव में इस तरह के वादे किए जाते हैं जो कभी भी निभाए नहीं जाते, चाहे 15 लाख का हो या हर साल 2 करोड़ का रोजगार हो, इस तरह की बातें भी कभी सच साबित नहीं हुई। लेकिन बावजूद इसके उनके आश्वासनों पे या महायुति के जो आश्वासन है उसके ऊपर काफी विश्वास कर लिया गया, ऐसा आप कहते हो, तो यह क्यों हुआ? वो देखिए इसीलिए है कि वादे तो भाजपा ने भी किए थे कि हम इतने रोजगार देंगे, उन्होंने भी नहीं दिए, और इन्होंने हर एक सरकारी नौकरी का वो किया। परंतु एक फैक्टर जो आम आदमी के दिमाग में ये गया कि ये जो नीतीश की सरकार है उसने पिछले समय से बहुत बड़ा, मतलब एम्पावरमेंट तो नहीं किया, पर एम्पावरमेंट परिवारों का जरूर किया। उन्होंने वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ा दिया, और आपका 10,000 रुपया खाते में डाल दिया उससे। अच्छा, दूसरा वो डबल इंजन वाली जो सरकार है कि सेंटर में भी इनकी एनडीए की सरकार है, यहां भी हो जाएगी, तो ये दोनों सरकारें मिलके हमको ज्यादा दे सकती है। और जबकि जो महागठबंधन है वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, देगा या नहीं देगा, ये विश्वास लोगों में पैदा नहीं हुआ। और लोगों का विश्वास हुआ है, झुकाव जो था वो एनडीए की तरफ ज्यादा था, क्योंकि उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ पा रहे थे। ये वाला जो, ये एक मुख्य कारण मुझे लगता है कि जो एनडीए के पक्ष में गया। बिल्कुल। बिहार जिस तरह से ये राजनीतिक परिणाम जो आए चुनाव के, इससे ऐसा तो लग रहा है कि राजनीतिक परिणामों में भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक बिहार की सत्ता में नहीं बस पाई है, और अब भी उसको पूरी तरह से बहुमत नहीं है, अगर एनडीए गठबंधन अगर हम छोड़ दे तो भाजपा को पूरी तरह से सत्ता नहीं हासिल हुई। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में उभर कर सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, तो क्या ये माना जा सकता है कि बिहार का गढ़ जो समाजवादी विचारधाराओं के साथ था वो ध्वस्त हो चुका है, और इसी के साथ भारत में विचारधाराओं की राजनीति को भी अब ग्रहण लग गया है? क्या कहोगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि भाजपा जो है वो ठीक है, नीतीश कुमार की तो सीटें कम हुई है, भाजपा की बड़ी है। तो भाजपा को जो बाकी उसके गठबंधन, उसके एनडीए के जो सदस्य हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है और वो जीतन मांझी वाली जो भी है, वो मिला के उससे नीतीश से ज्यादा हो सकती सीटें पड़ती है। और नीतीश इस समय ऐसी परिस्थिति में है, वो अपनी दावेदारी भी पूरी मजबूती के साथ नहीं कर सकते, और ऐसा भी लगता है कि शायद नीतीश को मुख्यमंत्री इस बार ना बनाया जाए और वो मतलब सेकंड प्लेस उनको दी जाए। तो इससे ये है कि कुल मिला के जो बीजेपी है वो पहले से मजबूत स्थिति में है, वो नीतीश पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी पहले निर्भर थी, इसीलिए वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। और दूसरा जो आरजेडी जो है, जो तथाकथित समाजवादी जो राजनीति थी, वो राजनीति बिहार में जो है वो समाजवादी साबित नहीं हुई है, क्योंकि ये समाजवाद के मूल सिद्धांत थे, इस पर इन्होंने ना तो उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई ना तो उसने अमल किया, और ना बिहार में ही अमल किया। तो कुल मिला के ये जो तथाकथित जो समाजवादी पार्टी है, कहने को नाम है परंतु उसकी राजनीति में समाजवाद नहीं है, उसमें परिवारवाद है। सबसे बड़ा जो इस बार फैक्टर इसके महागठबंधन के खिलाफ गया, जब इन्होंने इसको तेजस्वी को मतलब अगुवा बना दिया और मुख्यमंत्री का प्रोजेक्शन कर दिया, उससे जो दूसरे लोग थे वो रिएक्शन में चले गए।
अगर महागठबंधन ने मतलब तेजस्वी को मुख्यमंत्री वाला ना डिक्लेयर किया होता और वो कहते कि हम चुनाव के बाद जो हम फैसला करेंगे, तो चुनाव कुछ इससे भिन्न हो सकते थे। परंतु इसके कारण जो है वो पोलराइजेशन हो गया। ये जो M/Y वाला इनका फार्मूला था, मुस्लिम और यादव वाला, यादवों की प्रतिक्रिया में जो दूसरे जो वोटर थे वो दूसरी साइड में चले गए। तो मेरा अपना अध्ययन और स्टडी ये है कि सोकाल ये जो समाजवादी राजनीति है, ये कहने को नाम में राजनीति है, बिहार में ये बिल्कुल समाजवादी राजनीति सिद्ध नहीं हुई है, ना बिहार में सिद्ध हुई है और ना उत्तर प्रदेश में सिद्ध। इसीलिए इसकी जगह पर अब दूसरी राजनीति को लाना पड़ेगा। वो राजनीति क्या होनी चाहिए? राजनीति ये होनी चाहिए कि एक दो जन मुद्दे हैं वो प्रमुखता में होनी चाहिए। उसमें जो जाति वाला फैक्टर है कि भाई यादव डोमिनेट करेंगे या वो डोमिनेट करेगा, उसको बैकग्राउंड में जाना चाहिए। जाति का फैक्टर तो रहेगा, परंतु जो जन मुद्दे हैं वो उनको आगे लाना पड़ेगा। और वो जन मुद्दे केवल हवाई नहीं होने चाहिए कि हम एक लंबी चौड़ी कोई आपके साथ हम वादा कर रहे हैं, नहीं, जो जेन्युइन जन मुद्दे हैं उनको लेना होगा। और दूसरा, इनको हिंदुत्व और कारपोरेट का जो गठजोड़ है, इन दोनों के खिलाफ खड़े होना होगा। अभी महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ना तो तेजस्वी मतलब उस तरह से खुल के हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो पाए हैं और ना कांग्रेस खड़ी हो पाई है। दोनों के मन में रहता है कि हमें शायद हिंदू वोट मिल जाएगा। इसलिए मैं पढ़ रहा था कांग्रेस का कि कांग्रेस ने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए उसमें जो मेजॉरिटी थी वो स्वर्ण हिंदू थे और जो मुसलमान थे वो कम थे। तो मुसलमान तो 2 जीते, परंतु जो स्वर्ण थे वो नहीं जीते। तो यहां भी इनकी ये गलती थी कि इन्होंने जो डिस्प्रपोर्शनेट सीटें दी इनको अपने स्वर्णों को, वो कम करने देनी चाहिए थी। और ये पसमानदा मुसलमान या दूसरे अति पिछड़े उनको, अच्छा तेजस्वी यादव के यहाँ भी यही रहा, वहां भी जो मेजॉरिटी ऑफ टिकट दिए गए वो यादवों को दिए गए। तो इनकी जो प्रतिक्रिया में जो बाकी वोटर थे या न्यूट्रल वोटर थे वो जो है फिर पोलराइज हो गए, वो आरजेडी के महागठबंधन के खिलाफ। इसलिए इस राजनीति को बदलना पड़ेगा। और उसके अच्छा एक बात जरूर है कि इस बार दलितों ने काफी सोच समझ के वोट दिया है। एक तो उन्होंने ऐसा नहीं कि पूरी एक जाति ने किसी को वोट दे दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने वहां पर मैं देख रहा था प्रेफरेंस उन्होंने की है कि नंबर 1 वो जो कैंडिडेट कैसा है उसको उन्होंने ज्यादा वरीयता दी है। तो इससे ये है कि आगे आने वाली राजनीति में एक तो जन मुद्दों को सामने लाना पड़ेगा और दूसरा आप वो वादे करेंगे जो जेन्युइन है, जिनको आप पूरा कर सके। और अगर आप वादा करते तो आप जनता को यह भी बताएंगे कि इस वादे को पैदा करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है या हम कहां से संसाधन लाएंगे। जैसे मैं बताऊं, हम लोग जैसे हमारी पार्टी ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट है, बिहार में हमारा भी है, पर हम चुनाव नहीं लड़े। हमने अपने एजेंडे में जो जन मुद्दे हैं उनको हम प्रमुखता से लाए हैं कि ये उसमें दलित एजेंडा होगा, उसमें किसानों का एजेंडा होगा, मजदूरों का एजेंडा होगा, दूसरे लोगों का, महिलाओं का एजेंडा होगा। तो राजनीति को ये जाति के चक्कर से निकल के या समाजवादी नाम से निकल के आपको जन मुद्दों पर आना होगा। आप न्यूयॉर्क में ममदानी का मामला देखिए कि कैसे उसने आम लोगों के जन मुद्दों को पहचाना और पहचानने के बाद उन मुद्दों को उठाया और उससे लोगों ने महसूस किया कि ये ममदानी अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि हम जो आपसे वादा कर रहे हैं हम कैसे पूरा करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम चीप ट्रांसपोर्ट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा हम फ्री चाइल्ड केयर देंगे, हम ओल्ड एज वालों को अपना ये करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जो पैसा है, जो फंड है, वो हम अमीरों पर जो है टैक्स लगा के वसूल करेंगे और आम लोगों को देंगे। इससे लोग कन्विंस हो गए कि ये जो वादे कर रहे हैं ये हवाई नहीं है, ये वास्तव में एक्ट करेंगे तो वो जमीन पर वादे उतर सकते हैं। तो जो राजनीति है, चाहे वो दलित राजनीति है चाहे दूसरी राजनीति है, उसको जन मुद्दों पे आना पड़ेगा और ईमानदारी से मतलब वो करना पड़ेगा। और कारपोरेट हिंदुत्व का जो गठजोड़ है उसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। अब ना तेजस्वी यादव सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ना कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात करती है। जब आप मुसलमानों को मतलब बैकग्राउंड में रखेंगे तो फिर मुसलमानों का विश्वास आप में कैसे होगा? आप एक कम्युनिटी को डोमिनेट कराएंगे। तो इसलिए ये दलित राजनीति को भी बदलना होगा। दलितों को भी
जाति की राजनीति से बाहर निकलना होगा। जैसा आपने बताया, मैंने लिखा है, मैंने बाबा साहब की तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो का एनालिसिस किया है। उन्होंने कभी भी जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के समय में वो एक अलग परिस्थिति थी। तो ये जन मुद्दों पर आना होगा, जेन्युइन मतलब जो है वादे करने होंगे, उसके संसाधन बताने होंगे। और तीसरा, ये कारपोरेट हिंदुत्व का जो गठजोड़ है, इसके खिलाफ आपको खुल के आना पड़ेगा। आपको आरएसएस के खिलाफ मतलब आना पड़ेगा। ये नर्म हिंदुत्व अपना के आप भाजपा को नहीं हरा सकते, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल एक संक्षिप्त में जानना चाहता हूं कि ये जो बिहार में परिणाम आए हैं, क्या इसी तरह के परिणाम पश्चिम बंगाल में और आने वाले दिनों में सारे देश में जा सकते हैं, या इसको रोका जा सकता है या लगाम लगाई जा सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि एक तो जो फैक्टर है चुनाव आयोग का, वो सत्ताधारी एनडीए के को छोड़ के बाकी के खिलाफ है। उसमें सारी सभी प्रकार की मैनिपुलेशन, जैसे एसआईआर, अब ये बाकी राज्यों में भी एसआईआर शुरू हो गई, हमारे जहां भी शुरू हो गया। एक तो इसमें ये डर है इस बात का कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो कि नॉन एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके बहुत सारे वोट्स के कट जाने की संभावना है। अच्छा, दूसरा, उसमें फर्जी वोटर वाला भी मामला है कि फर्जी वोटर भी, मतलब जैसे आपके बिहार वाले चुनाव में 4 गाड़ियां भर के आपके हरियाणा से मतलब वहां गई है, जिनमें बिहार के लोग थे, दूसरे लोग भी थे, तो वो फैक्टर भी इनके अगेंस्ट जाएगा। अच्छा, बाकी जो है जो राजनीतिक पार्टियां बिहार में, जैसे बंगाल में है, बंगाल में जो ममता की पार्टी है, उसको अपना एजेंडा जो है वो ऐसा बनाना होगा जो आम आदमी को अपील करे, और आम आदमी के मुद्दे होने चाहिए, और आम आदमी को इस बात का विश्वास हो कि आप जो वादा कर रहे हैं आप उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे। उसके लिए जो भी संसाधन है वो हम जुटाएंगे, चाहे कारपोरेट पे टैक्स लगाना पड़े, चाहे दूसरी जगह करना पड़े, हम वो करेंगे। तो तब मैं समझता हूं कि बंगाल में मतलब उस चुनाव से बिहार वाली जो दशा हुई है उससे बचा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे डर है कि बंगाल में भी उसी प्रकार की कहानी दोहराई जा सकती है, और बाद में जो दूसरे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 में होना, वहां भी वही स्थिति होगी। तो जो विपक्ष है उसको बिहार के चुनाव से बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपनी गलतियां सीखनी चाहिए, अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, और आम आदमी को विश्वास में लेना चाहिए, और आम आदमी तक जाना चाहिए। खाली यहां से ट्वीट करके या एक मीटिंग करके नहीं होगा। आपको न्यूयॉर्क ममदानी की तरह लोगों के बीच में जाके उनको कन्विंस करना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा। तो तब एनडीए का ये जो हमला है उसको रोकना संभव हो सकता है। अदरवाइज अगर जैसे विपक्ष चल रहा है, अगर इसी तरह से रिएक्शन में रहेगा, केवल रिएक्ट करेगा, प्रोएक्टिव नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि एनडीए को रोकना जो है वो बाकी राज्यों में भी संभव नहीं होगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने बहुत समय दिया त्रिवेज मीडिया को, इसलिए आपका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और धन्यवाद आज आपने जो अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद सर। जी जी, ओके ओके ओके, जय भीम।